हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्जाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग ऊपर आई बटन में जाके और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जाके आप वहां पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं अगले अपने क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं और जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी। सर्वजनीन वयस्क मताधिकार, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित, देशी राज्यों द्वारा नामित, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है यहाँ पे अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा और अंशतः जो वहाँ के देशी जो राजा थे उनके द्वारा नामित होते थे सदस्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन किया गया है। अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, इसे 3 सूचियों में बांटा गया था और ये भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित उद्देश्य में कौन सा एक भारतीय संविधान में सन्निविष्ट नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो ये है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये उसमें नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ यानी यूनियन होगा। तो ये हमारा है अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। देखते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 50 का डी। अगला देखते हैं कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये है हमारा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह है हमारा इसका बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा करता है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और 3 महीने तक उसे निरोध में रखा जा सकता है। ठीक है, जब तक वह उस निरुद्ध प्रक्रिया में है तब तक उसके जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित रहेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है हमारा कौन सा नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है हमारा समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 में हमारा आ जाता है समानता का अधिकार। ठीक है, 19 से 22 तक हमारा आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार तथा 25 से 28 तक हमारा आ जाता है अंतःकरण और धर्म का। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ऐसे नहीं यहाँ पे बहुत बोलता है एग्जाम में। तो कौन कौन सा है, उन उच्च आदर्शों को आदर एवं पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था। वैज्ञानिक स्वभाव, तो ये सही है। ठीक है, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच सुधार की भावना विकसित करना, यह भी सही है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये नहीं था। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कहा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 54 का सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारें चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जनता को सरकारें चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर है। क्या क्या है देखते हैं कि राज्यों तथा केंद्र में शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता। तो अब अगर बात की जाए तो राज्यों और शक्तियों में जो केंद्र का विभाजन है ये भारत में भी सेम है और अमेरिका का भी सेम है। स्वतंत्र न्यायपालिका वहाँ भी है, यहाँ भी है। संविधान की सर्वोच्चता भी बराबर है। दोहरी नागरिकता, भारत में यहाँ पे एकल नागरिकता है, ठीक है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो ये है हमारा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों और तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो ये हो जाएगा कि मत बराबरी की व्यवस्था में मतदान कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है कि जब सामान्य बजट अपने समय सीमा के अंदर पारित नहीं होता है तब लेखा के लिए वोट की आवश्यकता पड़ती है, यानी वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर है। सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा, विदेशों से शुद्ध साधन आय का, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।